वो लेके जाए, जो अपने यहाँ से प्रपोजल लेके जाएंगे, ईरान से जो बात करके गए हैं, क्या वो अमेरिका को कन्विंस कर पाएंगे? और क्या इस बात के लिए कन्विंस कर पाएंगे कि जो ईरान है अपनी डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार है या कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा सफलता उनको मिलेगी। क्या ईरान अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को सीमित करने के लिए तैयार है? अपने एनरिचमेंट को, मटेरियल को देने के लिए तैयार है? दूसरी बात, क्या ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को टेम करने के लिए तैयार है? तीसरी बात, क्या वो इसराइल के वास्ते अपने हिजबुल्लाह हुती इन सबको, इनकी ऑक्सीजन कट करने के लिए तैयार है? अरे बेसिक बेसिक चीज पे आइए, अमेरिका मान जाएगा। उनके एसेट्स को डिफ्रीज करना, उनके सैंक्शन को उठाना, ये बात तो मान लेगा वो। लेकिन असली जो कोर मुद्दे जहां से चले थे, जहां से युद्ध चला था 1.5 साल पहले, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। इतना सारा एक तरह से नुकसान हो चुका है, ईरान के अंदर इतनी बमबारी कर चुके हैं, वहीं के वहीं मुझे लगता है इससे ज्यादा हम कहीं बढ़े ही नहीं है। क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं। दूसरा, इन्होंने अपने मीडिएटर को चुना पाकिस्तान को, जिसकी ना तो कोई क्रेडिबिलिटी है, ना ही पास्ट में उसने ऐसा कोई एक हेनरी किसिंजर का केस छोड़ दीजिए, चाइना के साथ जब बातचीत में वो शामिल हुए थे पाकिस्तान, इसके अलावा उनका कोई ऐसा इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किसी का भला किया हो। तो मुझे, और दूसरा, लेकिन बात चलो मानते हैं वो शायद पैट होंगे, बड़े फेवरेट होंगे ट्रम्प साहब के, क्योंकि ट्रम्प साहब तो पिछले 2 साल से उनको तैयार कर रहे हैं। उनको हर जगह कह रहे हैं कि ही इज ए फैंटास्टिक गाय, यानी आसिफ मुनीर को। और आसियान के आप प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, जहां पे पूरे हेड्स ऑफ द स्टेट का डिस्कशन डायलॉग होते हैं, वहां से अचानक ट्रम्प साहब को सपना आता है कि मैं मुनीर साहब की तारीफ कर देता हूं। तो देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट किया है अमेरिका ने, और वो पाकिस्तान को अपने इशारे से भेजेगा कि आप वहां जाइए बात कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट ईरान बात करने के लिए तैयार मुझे नहीं लगता आज की डेट में है। हाँ, इतना जरूर है, अगर ईरान को अमेरिका का जो इकोनॉमिक घेराव है, उसका एनसर्कलमेंट है, उससे नुकसान जरूर पहुंचेगा। और वो अमेरिका कितना सफल होता है, ये तब आएगा जब ईरान के अंदर से कुछ खबरें आएंगी। देखिए, हम यहाँ बैठे जो बात कर रहे हैं, या मीडिया में कोई भी ऐसी बात क्रेडिबल नहीं है कि जो ईरान के अंदर से यार सच में पता चले कि वस्तु स्थिति है क्या, कितना नुकसान हुआ है, या कितने लोग वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट में जो ईरान से जिन्होंने शर्तें लेके गए हैं, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत जल्दी कोई बात बन पाएगी। बन जाए तो बहुत अच्छी, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक एंगल और मैं टच करना चाहूंगा। देखिए, लेबनान का, ये हम तब कह सकते हैं कि देखिए वो इनकी फीट पे छुरा भोंक रहे हैं, और ये मैं तब कह सकता हूं कि अगर इनिशियल राउंड 1 टॉक्स का ये हिस्सा रहा हो, और क्योंकि अमेरिका कहता है कि ये उससे बाहर है, ये उसका हिस्सा ही नहीं था, ईरान कहता है ये उसका हिस्सा था, तो एक झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है। अगर ये हिस्सा था तो फिर तो इसराइल की बमबारी गलत है, और अगर ये हिस्सा नहीं था तो इसराइल अपने मिशन में चल रहा है। मुझे लगता है कि ईरान को भी 2 कदम आगे बढ़ के इसराइल से बात करनी चाहिए। अपनी जो अप्रोच है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाए, तो उनकी आधी मुसीबत कम हो जाएगी। जैसे ही आप हिजबुल्लाह को आप इतनी सारी की सारी एक तरह सपोर्ट दे रहे हो, इजराइल आज किसके बेस पर लड़ रहा है? कोई लेबनान के अंदर ताकत है उसको सपोर्ट करने की? नहीं। देखिए, मानना पड़ेगा, हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है, और ईरान अपनी जो रेगुलर फोर्सेज उनको वहां नहीं भेज नहीं सकता सर, इसराइल के यही खिलाफ बात तो एक्शन करने के इसराइल लिए, और अमेरिका इसलिए। दोनों स्वीकार कर रहे हैं। तभी तो ये सवाल है कि अगर आप उससे प्रॉक्सी मानते हैं तो फिर आप रुक क्यों नहीं रहे हैं? आपको रुकना चाहिए। आपने पीस टॉक में शामिल किया या नहीं किया? आपने हमला इसलिए किया क्योंकि आप उससे प्रॉक्सी मानते हैं, तो उनको वैसे ही रुक जाना चाहिए था। लेकिन रिजवी जी, जो ये बयान आ रहे हैं ईरान की तरफ से कि हिजबुल्लाह का हम समर्थन करते रहेंगे, हिजबुल्लाह के साथ हम खड़े हुए हैं, कहाँ साथ खड़े हुए हैं आप लोग? सिर्फ शब्दों से, जैसे रशिया और चाइना खड़ा हुआ था, या फिर कुछ करेंगे भी? जी बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम है। मलिक साहब ने बहुत अच्छे से बयान कर दिया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जुबान से खड़े हैं, हर लिहाज से वो लुबनान को और हिजबुल्लाह को अपना मानते हैं। एक साहब ने यहाँ पर जो है लुबनान को पाकिस्तानी आतंकी संगठन से मिला दिया, तो मैं बताना चाहूँगा कि बस फ़र्क यही है कि हिंदुस्तान की हुकूमत इन पाकिस्तानी आतंकी संगठन को आतंकी मानती है, लेकिन हमारे हिजबुल्लाह को वो आतंकवाद नहीं मानते हैं। वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक जो है ताकतवर तरीके से इसराइल को अपने मुल्क से ढकेल रहे हैं। जब जो है इसराइल आकर बैरूत में बैठ गया था, तो उसके बाद लबनान में हिजबुल्लाह बनी है कि जो अपने मुल्क की जमीन का दिफा कर रही है। मैं यहाँ से एक बात बयान करना चाहूंगा कि आप देखिए कि इस वक्त अमेरिका, और खासकर जो आपका असल सवाल है अमेरिका और इसराइल के आपस की जुगलबंदी कि जो इस वक्त विश्व में शांति नहीं होने दे रही है। लैंडसेट की जो खुद इंग्लैंड की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1971 से लेकर 2021 इस 50 वर्ष के दरमियान सिर्फ अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से 3 करोड़ 80 लाख लोग इस दुनिया में मारे गए हैं। आप उसके बाद देखिए अभी जब ये लड़ाई चल रही है तो इसने जो है अमेरिका ने
ताइवान की जो चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ताइवान से अपनी तमाम तर थाड़, अपना तमाम तर डिफेंस सिस्टम वहां से उखड़वा के वापस लेकर चले आया और ताइवान को अकेले छोड़ दिया। कि जो आपका सवाल था कि जब मुसीबत अपने पर पड़ती है तो वो अकेला छोड़ देते हैं। साथ ही साथ आप देखें 2025 में जब 12 दिन की जंग हुई थी, तो जब एक नामनिहाद सीज फायर हुआ और ईरान ने कतर के अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पे हमला किया और कहा कि अब सीज फायर कर लिया जाए, तो सीज फायर के 5 घंटे के बाद इसराइल जो है वो सीज फायर तोड़ता है और ईरान पर हमला करता है। जब ये खबर पहुंचती है अमेरिका के ट्रंप के पास, तो ट्रंप बाकायदा कैमरे के ऑन कैमरा इसराइल के नेतन्याहू को एफ की गाली बकते हैं और कहते हैं कि ये जो है सीज फायर नहीं चाहता है। और फिर इसी तरह से अगर मैं बताता चलूं कि 10 पॉइंट्स को बाकायदा ट्रंप ने ट्वीट किया कि हाँ इन 10 पॉइंट्स पर बात हो सकती है, तब ईरान पाकिस्तान गया। जब बात शुरू होने वाली होती है तो जो है हमला, तो भी हमला होता है। इजराइल वही कर रहा है जो वो पहले कर रहा था 2021 में, जो कर रहा था कि एक तरफ ईरान के साथ शांति वार्ता करने की अमेरिका कोशिश करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। राजन कोचर सर, ये कहा जाता रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 पानी के ऊपर ही होगा। सबसे पहले हॉर्मुज की बात करें, उस पर लगातार खतरा ही मंडराते जा रहा है। अल-बाब मंडेब की बात करें तो हूती अलग से वहां पर बैठे हुए हैं कि हम इसे ब्लॉक कर देंगे। तीसरी तरफ अगर मलेक्का स्ट्रेट की बात करें तो इधर पर इंडोनेशिया के साथ मिलकर के अमेरिका उसे ब्लॉकेज करने की तैयारी कर रहा है ताकि चीन को घेर सके। चौथी तरफ चाइना भी कुछ ऐसी तैयारी करके बैठा हुआ है जिसने साउथ चाइना सी में ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिए हैं। ये पूरे विश्व के व्यापार को झकझोरने के लिए पानी का माध्यम ही क्यों चुनते जा रहे हैं? इस मीनाक्षी जी, एक्चुअली ये पानी का नहीं है, ये ट्रेड रूट्स हैं। बेसिकली सप्लाई चेन आपका जहाँ से आपका चलती है, और वर्ल्ड में 70 से 80% आपका जो आपका सप्लाई चेन है वो आपका सी बॉर्न है। वो इसको सी के रास्ते से जाता है, बिकॉज सबसे आपको सस्ता पड़ता है। अगर आप उसको बाय एयर भी ले जाएं और आपके पास रोड कनेक्टिविटी भी हो तो आप नहीं कर पाएंगे, और उसके वॉल्यूम भी बहुत उसकी कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है। जो आपके टैंकर्स होते हैं वो कई टन्स आपका सामान आपका लेके जाते हैं। तो ये एक ट्रेड वॉर की तरफ जा रहा है, एक इकोनॉमिक की इसको लड़ाई की तरफ जा रहा है, और इसको आपको एक उसके साथ एक्चुअली जोड़ना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, अभी हम इसको ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे थे। अब मुझे बताइए, आपने गजा में 72,000 आपने लोगों को मारा है, और उसमें अगर आप उसमें हमास की अगर पॉपुलेशन देखें तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब आपने बच्चों को भी स्पेयर नहीं किया, आपने इसको महिलाओं को भी स्पेयर नहीं किया, और आपने ये इसकी आड़ में आपने जेनोसाइड किया है। तो हमास का एक्शन जस्टिफाई नहीं हो सकता है, ये मैं मानता हूं, बट इजराइल का एक्शन भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। दूसरा, इसको नेतन्याहू एक बहुत इसको ओपन स्टेटमेंट देते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टू स्टेट। इसका मतलब वो अपने माइंड में ठान लिया है कि इसको पैलेस्टीनियंस को कोई भी स्टेट उनको नहीं देना है। और इसीलिए अगर हम इसको वेस्ट बैंक में देखें, और 7 अक्टूबर के बाद मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, वेस्ट बैंक में तकरीबन 1500 पैलेस्टीनियंस मारे गए, और जो जू सेटलमेंट्स हैं वो आपके जो पिछले एक साल में वो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हुए हैं। तकरीबन 8 लाख आपके ज्यूज आज पैलेस्टीन में रहते हैं। तो एक डेमोग्राफिक चेंज भी देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से आप अपने 122 सेटलमेंट्स को आपने इंक्रीज किया है एक साल में, तो ये एक आपको पैटर्न नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इसको इजराइल, देखिए आपको इसको समझना पड़ेगा, आज नेतन्याहू इस लड़ाई को आगे क्यों लेके जा रहा है, बिकॉज एक तो इलेक्शन फेस नहीं करना मांगता अपने, और दूसरी तरफ वहां जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं उनसे भी उनको बचना है। खबर आ रही है कि ईरान की मदद के लिए यूएन अब आगे आ गया है। ईरान की मदद के लिए यूएन ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। ईरान को 111 करोड़ की आर्थिक मदद उसकी तरफ से मुहैया करवाई जा सकती है। नागरिकों तक राहत पहुंचाने के लिए ये धनराशि दी जाएगी ताकि वहां पर लोगों को मदद मिल सके। रिजवी जी, अभी तक तो ईरान यूएन को लेटर लिखते रहा
कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। फिर ईरान को अचानक ईरान लेटर जब लिख रहा था यूएन को, तब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई यूएन की तरफ से, बल्कि ये तैयारियां की जा रही थी कि वहां पर परमाणु अटैक किया जा सकता है, जैसा कि एक अधिकारी की तरफ से इस्तीफा देकर के ये आरोप भी लगाए गए थे। अब यूएन को अचानक से ईरान की याद कैसे आ गई? जी जी, ईरान को यूएन की याद नहीं आई है। बस ये मैं बहुत ही साफ कहना चाहूँगा कि ये ईरान की अपनी 47 साल की तैयारी है कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, जवाब दिया है, अमेरिका को समझाया है और दुनिया में अपनी आकर एक ताकत दिखाई है अपनी मजलूबत के साथ साथ। वरना जो है क्यूबा का जिक्र नहीं आता है, वेनेजुएला का जिक्र नहीं आता है। अगर यही ईरान जो रिटेलिएट ना करता और खामोश बैठा रहता, अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करता, तो आज ईरान का हाल भी वेनेजुएला वाला होता, क्यूबा वाला होता और कोई उसको पुरसाने हाल कोई पूछने नहीं, वाला ना यूएन क्यों होता। आपको अब मिस करने लगा है? यूएन को बहुत सारी चिट्ठियां भी तो लिखी गई थी ईरान की तरफ से, तब तो कोई दखल अंदाजी नहीं की गई। जी जी, आप देखिए मीनाक्षी जी, इस वक्त जो है दुनिया में जो इकोनॉमिक टेरर चल रहा है, इस वक्त ईरान का 120 बिलियन डॉलर जो दुनिया पर उधार बाकी है, वही ईरान मांग रहा है, ईरान को नहीं दिया जा रहा है। तो ये यूएन की तरफ से जो इस वक्त सहानुभूति आपको नजर आ रही है, इस वक्त ईरान का जो डेलीगेशन है वो यूएन में मौजूद है, मुस्तकिल बहस चल रही है और ये बताया जा रहा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। और इस एक तरफा जंग में कि जब हम नेगोशिएशन के टेबल पर बैठे हुए थे, और ये पहली बार नहीं दूसरी बार होता है कि जब हम पे हमला होते हैं और 1,25,000 के आसपास नॉन मिलिटेंट एसिड्स तबाह होती हैं, जिसमें 500-600 स्कूल्स हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूएन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर कोई कार्रवाई करे, वरना फिर उनके ऊपर भी सवाल उठने लगेगा और उन पर इश्काल होने लगेंगे। बिल्कुल, अब तैयारियां जरूर की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि ये कितनी कारगर साबित होती है। ज़ेनिया बहेल हमारे साथ जुड़ गई हैं अमेरिका से। ज़ेनिया, अभी अगर अमेरिका की तैयारी की बात की जाए तो अमेरिका हर वक्त युद्ध में क्यों उलझा रहता है? क्यूबा से भी खबरें आ रही हैं कि क्यूबा की तरफ भी वो आगे बढ़ सकते हैं। ईरान इजराइल वाला मुद्दा सॉल्व हो नहीं रहा है, लेबनान को लेकर के मुद्दा सॉल्व हो नहीं रहा है, अब दूसरे देश की तरफ भी जाने की तैयारियां की जा रही हैं। आप अपना प्रश्न दोबारा दोहराएंगे प्लीज, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। ज़ेनिया, मेरा सवाल ये है कि अमेरिका बार बार युद्ध में क्यों उलझता है? क्यूबा की तरफ भी आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं, ईरान के साथ वैसे ही उलझा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं। उनके जो इरादे हैं, अभी तक ईरान के साथ युद्ध की जो वजह है वो अभी तक पता नहीं चली है। फॉर द मोस्ट पार्ट कहा ये जा रहा था कि इट वाज टू ओब्लिटरेट their nuclear program, also target their naval bases, their military capabilities। लेकिन ऐसा वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऑलरेडी ही लास्ट ईयर टारगेट किया था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक ही वजह थी कि US went to war with Iran, right? Our allies didn't support it, NATO does not support it, NATO is not willing to support us in furthering this war with Iran। वहाँ पे प्राइसेस ऑयल की इतनी बढ़ रही हैं, तो जो हमारे प्रेसिडेंट की वजह है ये सब करने की, वो हमेशा अनक्लियर रहती है। वो ठीक ढंग से बताई नहीं जाती। आई मीन दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एंटायरली दैट ट्रांसपेरेंट कि वो एग्जैक्टली बताए कि क्या इरादे थे। तेल का कंट्रोल वो तो काफ़ी हद तक हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ही कंट्रोल कर लिया, वहाँ पे ब्लॉकेड शुरू कर दी थी। लेकिन उससे अमेरिका में तेल के दाम तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात या ताजुब की बात यह है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स हमारा ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी हद तक डोमेस्टिक है एंड टू एन एक्सटेंट वी इंपोर्ट फ्रॉम UAE। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के बेसिस पे दाम सेट होता है, तभी अमेरिका में भी इतने दाम बढ़े हैं। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मिड टर्म्स are really upon us, but still this government has not taken action to reduce or to help with lowering oil prices despite blockading the Strait of Hormuz। तो क्यों अमेरिका ये करना चाहती है, क्या करना चाहती है? It's always unclear with this administration। At the end of the day, it's take over control जितना हो सके वर्ल्ड में the key रिसोर्स विच इज़ ऑयल कंट्रोल करने की कोशिश करें, बिकॉज वहाँ से जो तेल है वो ज़्यादातर इंडिया, चाइना और एशियन कंट्रीज को जाता है फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सिंस 1/5 ऑफ द टोटल ऑयल कमिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट इज passing through the Strait of Hormuz, right? And it's going to Southeast Asian countries। और चाइना के साथ वैसे ही हमारी काफ़ी टाइम से ट्रम्प की ये जंग जो चल रही है टैरिफ्स के ऊपर, तो एक तरीके से कंट्रोल कंपटीशन, यस थैंक यू, एक तरीके से कंट्रोल करने की this is just exerting American hard power, trying to take control and trying to control world markets in a way that तो बहुत शुरुआत से यही कहा जा रहा था कि अगर वहां पर
अमेरिका ईरान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तेल वहां से नहीं निकाल पाए या तेल की तरफ वो पहुंच नहीं बना पाए। जैसे उनकी तरफ से बहुत सारी द्वीप पर हमला भी किया गया था, लेकिन उसके बाद सीधे जाकर के नाकेबंदी शुरू कर दी गई हॉर्मुज में। हॉर्मुज भी खाली करना पड़ा क्योंकि चीन ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसे में अब यहाँ से कुछ नहीं हाथ लग रहा है, तो अब दूसरे देशों की तरफ भी उनका मूवमेंट शुरू हो गया है। अपने आप को ग्रेट अमेरिका मेक अगेन करने के चक्कर में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने के चक्कर में ये पूरी दुनिया के साथ जो तहस नहस कर रहे हैं, ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि अमेरिका का क्या हाल हो रहा है। जैसा बहल बता भी नहीं थी कि वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जी मीनाक्षी जी, देखिए अमेरिका जो कर रहा है वो सच में वो सिम्टम तो अच्छे हैं नहीं कतई भी। और रही बात ये कि जैसे हमारी अमेरिकन मेहमान बता रही थी कि शायद ट्रम्प साहब को वो क्लैरिटी नहीं है। देखिए हम तो इंडिया में बैठे, हमको तो उनकी सारी चाल समझ में आती है यहाँ से। हाँ ये बात है कि ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है डायनेमिक्स उसमें इन्वॉल्व होते रहते, एक्शन का रिएक्शन भी आता है। जैसे चीन आया तो चीन के रिएक्शन आया, चीन ने कहीं और जाकर टाइट करना शुरू कर दिया, इन्होंने कहीं और जाकर शुरू कर दिया। आपको काफ़ी कुछ जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को काफ़ी चीज़ क्लैरिटी मिलती है। दूसरी बात ये, इसका दूसरा हिस्सा जो है ना वो इसराइल की बात अलग है। इसराइल का एक सोल मोटिव है कि अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को बफर जोन क्रिएट करके अपने चारों तरफ एक सुरक्षा की लेयर क्रिएट करना, और फ्यूचर के लिए ऐसे जो हमास टाइप के जो लोग हैं या हिजबुल्लाह टाइप के लोग हैं इनसे अपने नागरिकों की रक्षा करना, ये हमको बिल्कुल समझ में आता है। और इसलिए इसराइल ने साफ साफ बोला हुआ है कि जब तक मैं इनका समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं मानने वाला हूं। दूसरी बात यह है, अमेरिका ने इसी के साथ एक प्लान बनाया, क्योंकि देखिए अमेरिका 79 से आज से बात नहीं है, द ग्रेट होस्टेज सिनेरियो आपने आप याद होगा, पढ़ा भी होगा। उस तब के बाद से एनोमिटी चल रही है। बीच बीच से ऐसा ग्राफ आया कि शायद ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ चीजें पैचअप हो जाएंगी, बट वो मेटलाइज नहीं की। बीच में इन्होंने परमाणु युद्ध के ऊपर परमाणु मटेरियल के ऊपर भी बात करी, फिजिल मटेरियल के ऊपर भी बात करी। 2016 में अपना ट्रम्प साहब आते हैं, उन्होंने तोड़ के इसको गार्बेज के डब्बे में फेंक दिया। कहानी ये होती है कि ना ही ईरान बच करता है ना ही अमेरिका बच करता है। अमेरिका का दूसरा मेन ये था कि खाड़ी के देशों में जो जीसीसी कंट्रीज है उनके हित को कैसे प्रोटेक्ट करना। अभी जो उनके जो ईरान की तरफ से जो रेजिस्टेंस आया, और एक रेजिस्टेंस नहीं मैं कहूंगा अटैक आया मिसाइल से, उनकी जो फैसिलिटीज को बर्बादी हुई और उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी को बर्बादी हुई, उससे अमेरिका जरूर रेटिल हुआ है। इसलिए हुआ कि अगर आप किसी को गारंटी देते हो कि हम आपकी रक्षा करेंगे और आपके रडार तक, आपके एयर डिफेंस तक सब कुछ फेल हो जाता है, ये बात अलग है कि आपको किस किस ने सपोर्ट किया, चाइना ने सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली ईरान का नाम है कि ईरान ने उनको तबाह किया। और आज अमेरिका के ऊपर ये क्रेडिबिलिटी इशू आ रहा है, जीसीसी कंट्रीज भी ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ना तो हमको बचा पाए हो, सुरक्षा दे पाए हो, ऊपर से हमारी इकोनॉमी बर्बादी की तरफ बढ़ चली है, तो इसका सोल्यूशन निकालिए। और यही कारण है कि कभी कभी ईरान को इकोनॉमी के एनसर्कल करने के लिए ट्रम्प साहब ने हॉर्मुज का जो एक तरह से ब्लॉकेट लगाया, और बहुत सारी चीजें वो ये करने की सोच रहे हैं कि कम से कम इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा क्रिएट किया जाए ईरान के आसपास या ईरान के अंदर, जिससे कि वहां पे समस्याएं बढ़े, लोग सड़कों पर निकले। और आज भी उन्होंने शायद इस अपनी अपेक्षा को छोड़ा नहीं है कि अंदर से कुछ सोल्यूशन आएगा, अंदर से रिजीम चेंज करेंगे। रिजीम चेंज मुझे आज भी दिखता है। रिजीम का मतलब ये नहीं है कि आदमी, रिजीम आदमियों से चेंज इसलिए होता है कि मेंटेलिटी आदमियों से पैदा होती है। और जैसे कि खैमने साहब थे, खैमने साहब जब तक अपनी वहां पे सुप्रीम लीडर थे, उनके साथ उनकी एक जहनियत थी, उनकी एक सोच थी, और यही एक रिजीम होता है। अब वहां पे क्या रिजीम आएगा क्या नहीं आएगा ये कुछ दिनों में देखने की बातें हैं। जैसे जैसे आज ये चीजें अनफोल्ड होगी तो हमको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जी मीनाक्षी। बिल्कुल ब्रिगेडियर जामवाल, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान मिलकर के फिर से एक बार इस्लामाबाद में ही बातचीत करने वाले आसिम मुनीर ऑलरेडी वहां पर तेहरान में मौजूद हैं, और वो दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये कबूतर बन के मैसेंजर की भूमिका ही निभाते रहेंगे या फिर दोनों देशों को लाएंगे एक टेबल पर, बातचीत हो पाएगी? क्योंकि दोनों देशों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कतई इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि ये बातचीत फिर से एक बार होगी। देखिए मेरे हिसाब से ये बातचीत टाइम पास है। मैंने कल आई थिंक अभी के चैनल पे बोला था, एक वो किताब है ना थ्योरी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस, जिसकी बेसिक चीज ये है कि जो भी प्लान बनता है उस प्लान का, मिलिट्री प्लान हो या पॉलिटिकल प्लान हो, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है अगर ये फेल हुआ तो ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाएगा। तो ये बातचीत हो रही है, दोनों अपना लॉजिस्टिक्स बिल्ड कर रहे हैं अलग उसके लिए। ठीक रहा, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सिर पे तोड़ा जाएगा, और कोई तैयार ही नहीं होता। सबको समझ आ रहा है कि ये दिस इज डेस्टाइन्ड टू फेल। मैं फिर बोलता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो लड़ाई है ना, ये धुरंधर फिल्म की तरह है। आपने पिछले जून में टीजर देखा, फिर आपने मतलब ट्रेलर रिलीज हुआ 28 फरवरी के आसपास, पार्ट 1, फिर पार्ट 2 तो भी आनी बाकी है।
जो ज्यादा धमाल मचाएगी, असली लड़ाई जो आनी बाकी है अभी, उसके लिए बिल्डअप हो रहा है। अभी आप देखिए यूएसएस फोर्ड, दिस थिंग, अगर ये बातचीत चल रही है ना, तो इतना बिल्डअप क्यों? आप जहाजों को ट्रैक कीजिए, कितने जहाज आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और कितना बिल्डअप हो रहा है। उस बिल्डअप के लिए टाइम मतलब जितना चाहिए उतना टाइम गेन करना है। वो नेगोशिएटर को बताया गया है कि भैया तुम टाइम पास करो जब तक हम उसके लिए आना है। ये पार्ट 3 पार्ट 2 आएगा और ये और लंबा चलेगा। मतलब एकदम आने के बाद थोड़ी सी शांति आ जाएगी, पर मेरे हिसाब से रजीम चेंज नहीं होगा। रजीम चेंज होगा पर स्लो रजीम चेंज होगा, स्लो रिजीम चेंज होगा। मतलब कि भी यूसी लोगों की भी एक लिमिट होती है कि आप एक दिन खाना खा के 2 दिन चलाओगे, 5 दिन चलाओगे, पर एंड ऑफ द डे आप देखोगे IRGC के लोग भरपेट खाना खा रहे हैं, हमको सिर्फ एक दिन में एक बार खाने को मिल रहा है। सो एंड ऑफ द डे एक टाइम आता है कि आम आदमी सोचता है कि ये तो मरना जीना एक बराबर है, तो चलो मर ही जाते हैं करके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।